जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये अर्थशास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्न का 5वां क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 क्लास चर्चा किया है लघुत्तरीय प्रश्नों का। आइए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है? राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है? आप लिखेंगे, व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। आप लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 में प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाकलाप से होता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का संबंध उद्योग से होता है। दूसरा अंतर है, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है या दोहन करता है और उससे वस्तुएं तथा सेवाएं पैदा करता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है। तीसरा अंतर है, कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि सभी प्रकार के उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। चौथा अंतर है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम विभाजन नहीं होता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में श्रम विभाजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का अर्थ बताइए। तो आप लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का परिभाषा, प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका संबंध कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों से होता है। द्वितीयक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के छोटे बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनी को शामिल किया जाता है, जिसमें वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदलकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है तथा इस कार्य को सरलता से चलाने में सहायता करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापार, संचार। अगला प्रश्न है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आप लिखेंगे, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए या निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, पुरानी वस्तु के बिक्री से जो आय प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हस्तांतरण भुगतान को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा, शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा, अवैध क्रियाओं से अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करनी चाहिए। पांचवा, आकस्मिक लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। छठा, आरोपित तथा अनुमानित किराया को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। सातवां, अप्रत्यक्ष कर को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? आपका उत्तर होगा, मूल्य वृद्धि विधि राष्ट्रीय आय की गणना की वह विधि है जिसमें उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा जाता है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के आय विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि का वर्णन कीजिए। अब लिखेंगे, आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों जैसे श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम को उनके उत्पादक सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय को माप करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के आय एवं व्यय विधि का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय आय की गणना के आय एवं व्यय विधि का मूल्यांकन करें। आप लिखेंगे, आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। यह वह विधि है आय विधि जबकि व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यहां पर जबकि शब्द का प्रयोग करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। आप लिखेंगे, एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक से अधिक बार होता है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। दोहरी गणना को दूर करने के उपाय अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा, मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसके मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। आप लिखेंगे, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों से किसी देश को जो मौद्रिक धनराशि प्राप्त होती है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि हैं मूल्य वृद्धि अथवा उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को लिखें। वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को लिखें। आप लिखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव। नंबर 2, क्रय शक्ति संचय में कठिनाइयां। नंबर 3, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। नंबर 4, वस्तु विभाजन में कठिनाइयां। नंबर 5, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। नंबर 6, भावी भुगतान का अभाव। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य को लिखें। आप लिखेंगे, मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम और नंबर 2, मूल्य का मापक। अगला प्रश्न है, मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य को लिखें। मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य को लिखें। आप लिखेंगे, मुद्रा के स्थैतिक चाहे निष्क्रिय या तकनीकी कार्य, मतलब स्थैतिक कार्य को निष्क्रिय कार्य और तकनीकी कार्य भी कहते हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापक। तीसरा, मूल्य का संचयन। चौथा, मूल्य का हस्तांतरण। पांचवा, स्थगित भुगतान का मान। और प्रावैगिक कार्य की बात कर लें तो आपको बता दें कि प्रावैगिक कार्य को गत्यात्मक कार्य भी कहते हैं। जैसे मुद्रा सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करती है। दूसरा, मुद्रा आय, उत्पादन, रोजगार स्तर को प्रभावित करती है। मतलब मुद्रा आय को, उत्पादन को और रोजगार स्तर को प्रभावित करती है। तीसरा, मुद्रा मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के निर्धारण एवं संचालन का आधार है। चौथा, मुद्रा विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का आधार है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों को लिखें। मुद्रा के कार्यों को लिखें। आप लिखेंगे, मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापक है। स्थगित भुगतान का मान है। मूल्य संचयन का आधार है। मूल्य हस्तांतरण होता है इससे। अगला प्रश्न है,
श्रेष्ठ मुद्रा का गुण बताइए या गुण लिखिए। आप लिखेंगे श्रेष्ठ मुद्रा के गुण निम्नलिखित हैं। 1 में उपयोगिता, 2 में वहनीयता, 3 में टिकाऊ, 4 में विभाजकता, 5 में एकरूपता, 6 में मितव्ययिता, 7 मूल्य स्थिरता, 8 तरलता, 9 परिचायकता। अगला है मुद्रा के विशेषता को लिखें। मुद्रा के विशेषता को लिखें। आप लिखेंगे मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सामान्य स्वीकृति होती है इसे। दूसरा, मुद्रा राज्य के द्वारा निर्मित होता है। तीसरा, मुद्रा में मूल्य संचय का साधन, मुद्रा मूल्य संचय का साधन है। चौथा, ह्रास तत्वों का अभाव, मुद्रा में ह्रास नहीं होता है। नगण्य उत्पादन लागत, मुद्रा विनिमय का मूल्य होता है, मुद्रा का विनिमय मूल्य होता है। और प्रतिस्थापन तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है। ये मुद्रा की विशेषता है। अगला है तरलता जाल क्या है, या तरलता जाल से आप क्या समझते हैं। तरलता जाल क्या है या तरलता जाल से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे तरलता जाल वैसी स्थिति है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इस शब्दावली का प्रयोग प्रोफेसर जेएम किन्स ने किया। तरलता जाल न्यूनतम ब्याज दर पर प्राप्त होता है, जिसे व्यक्ति बॉन्ड आदि के प्रयोग करने की अपेक्षा धन को अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करता है। अगला है व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। अब लिखेंगे व्यापारिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना तथा जनता के छोटी छोटी बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना और उसकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंक के कार्यों को लिखें। व्यापारिक बैंक के कार्यों को लिखें। अब लिखेंगे व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, शाख का निर्माण करना। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंक किन किन रूपों में जमा स्वीकार करती है। व्यापारिक बैंक किन किन रूपों में जमा स्वीकार करती है। आपका उत्तर होगा व्यापारिक बैंक निम्नलिखित रूप में जमा स्वीकार करती है। नंबर 1, चालू जमा के रूप में, बचत जमा के रूप में, सावधि जमा के रूप में और आवृत्ति जमा के रूप में। अगला प्रश्न है प्राथमिक एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है। प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है। तो आप लिखेंगे प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। अर्थात जब कोई खाता धारक बैंक को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा कराता है तो उसे प्राथमिक जमा कहते हैं। इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने ही बैंक में उस व्यक्ति के खाते में धनराशि को डाल देता है, तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि को व्युत्पन्न जमा के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। इसके आगे का टॉपिक जो बच गया उसके बारे में चर्चा करके क्लास में होगी। धन्यवाद।